हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। बीए बीएड सेकंड ईयर हिस्ट्री के अपने इस क्लास में आप सब बच्चों का स्वागत है। तो हम लोग पढ़ेंगे आज की क्लास में औद्योगिक क्रांति की आगे की चीज़ों को। पिछले क्लास में हमने औद्योगिक क्रांति को थोड़ा बहुत एक प्रकार से ऊपरी ऊपरी सरसरी तौर पे क्लास को देखा था कि औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या होता है, औद्योगिक क्रांति कहाँ आई थी, वो चीज़ें, ठीक है। और औद्योगिक क्रांति का संबंध जो है ना किन क्षेत्रों से माना जाता है। मुख्य रूप से औद्योगिक क्रांति का संबंध जो है वो 4 क्षेत्रों से माना गया था। औद्योगिक क्रांति कृषिगत क्रांति से इसका संबंध माना जाता है, व्यावसायिक क्रांति से इसका संबंध माना जाता है, और परिवहन क्रांति और जनानिकीय क्रांति, इन 4 क्षेत्रों से औद्योगिक क्रांति का संबंध माना जाता है। ये चीजें हमने कल की क्लास में पिछली क्लासों में देखी थी चीजें। फिर हम अगले जैसे कि थोड़ी बहुत चीजें वो देखी थी कि औद्योगिक क्रांति जो आई है उसके कारण क्या थे कि 17वीं मतलब 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी के जो बीच का समय था ना, वो एक प्रकार से औद्योगिक क्रांति का समय था। और सबसे पहले जो औद्योगिक क्रांति आती है भाई, वो आती है इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति आने के कारण क्या थे वो हमने चालू कर रखे थे। उनके कुछ कारणों को हमने कल की क्लास में देखा था, ठीक है। जैसे कि पहली बात, इंग्लैंड के लोगों का जीवन स्तर क्या था, उच्च था। जीवन स्तर इनका उच्च था, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात ये कि प्राकृतिक जो साधन होते हैं ना उसकी बहुलता थी यहाँ पर, प्राकृतिक संसाधनों की बहुलता, प्राकृतिक संसाधन बहुत ज्यादा थे, ठीक है। तीसरी बात यहाँ पर ये कि औपनिवेशिक जो शासन था ना उसके दौड़ में सबसे पहले आगे कौन था, इंग्लैंड था। औपनिवेशिक शासन स्थापित करने की जो दौड़ लगी हुई थी ना, औपनिवेशिक शासन स्थापित, इसमें इंग्लैंड सबसे अलग आगे था, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि उपनिवेश बनाए जा रहे थे ना, दूसरे देशों को, अफ्रीका और एशिया के देशों को गुलाम बनाया जा रहा था। ये जो यूरोपीय देश अपने विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ा रहे थे अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, और उपनिवेश बनाए थे उन्होंने साम्राज्यवादी नीति को पूरा करने के लिए, मतलब ये अपना साम्राज्य जो है ना विस्तारित कर रहे थे। तो ये उपनिवेशी शासन कहलाया था। तो इस उपनिवेश शासन स्थापित करने की दौड़ में इंग्लैंड सबसे ज्यादा आगे था, और सबसे ज्यादा उपनिवेश जो थे ना वो इंग्लैंड के ही थी। तो ये बात, इसका मतलब ये होता है। फिर यहाँ पर एक चीज ये आती है कि जो इंग्लैंड है ना उसका वातावरण काफी अनुकूल था, किसके लिए, इस क्रांति के लिए, अनुकूल वातावरण का होना, अनुकूल वातावरण का होना। एक होता है जैसे कि प्राकृतिक साधनों की भरमार काफी थी, वहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो इंग्लैंड जो है वो एक समुद्री वाला क्षेत्र है, आसपास चारों तरफ से उसकी समुद्र से घिरा हुआ वो क्षेत्र है। हाँ, यूरोप का वो देश है, परंतु यूरोप से थोड़ा सा कटा हुआ देश है, पूर्ण रूप से यूरोप के अंदर पूरी तरह से नहीं, जैसे जर्मनी है, बेल्जियम वगैरह, फ्रांस, स्पेन, ये जो है ना अंदर के जमीन वाले क्षेत्र है ये, ठीक है। तो इंग्लैंड थोड़ा समुद्री वाला क्षेत्र है, और एक प्रकार से व्यापारिक गतिविधियां जो है ना वो काफी संचालित करता था, ये बात इसमें आ सकती है। अनुकूल वातावरण में हम चीजें लिख सकते हैं कि यहाँ का जो व्यक्ति था ना वो अपने आप में स्वतंत्र था, वो कुछ भी एक प्रकार से काम करने में, व्यापार करने में स्वतंत्र था। वो जो उसका मन करे वो व्यक्ति वो कर सकता था, उसके ऊपर कोई किसी प्रकार का प्रतिबंध जो था ना वो नहीं था, आजाद पंछी की तरह यहाँ का व्यक्ति था। एक बात ये आती है कि यहाँ के जो व्यापारी थे ना वो अर्ध कुशल व्यापारी, अर्ध कुशल व्यापारी काफी थे, अर्ध कुशल कारीगर बहुत ज्यादा थे, ठीक है। मैं ऐसे लिख रही हूँ, इसका मतलब को बहुत ज्यादा थे। अपन अनुकूल वातावरण का होना बहुत ज्यादा था, प्राकृतिक साधन बहुत ज्यादा थे, जीवन स्तर काफी उच्च था इनका, ये बात होगी। आगे की बात यहाँ पर ये आती है कि 1688 की बात है। 1688 में क्या होता है कि एक क्रांति होती है, उस क्रांति को कहा गया था गौरवशाली क्रांति, गौरवशाली क्रांति। इस क्रांति का मतलब ये था कि कुछ एक निरंकुश शासन था, एक प्रकार से अत्याचारी शासन था एक राजा का जनता के ऊपर, उसका नाम था जेम्स द्वितीय। तो जेम्स द्वितीय नाम का एक निरंकुश राजा था भाई, उस राजा का जो अत्याचारी शासन था ना वो समाप्त कर दिया जाता है। ये क्या है, निरंकुश राजा है, अत्याचारी राजा है, तो इसका शासन समाप्त हो जाएगा। और दूसरा व्यक्ति यहाँ पे जो गद्दी पे बैठेगा वो होगा विलियम ऑरेंज, विलियम ऑफ ऑरेंज। ये क्या करेगा, सत्ता संभाल लेगा, कहा कि इंग्लैंड की, और अपने इसके साथ में इसकी पत्नी भी गद्दी पे बैठेगी, इसका नाम होगा विलियम मैरी, मैरी। कहने का मतलब एक अत्याचारी शासन को खत्म करने के बाद में जो एक दूसरा सुधारवादी परिवर्तन आया था उसको बोला था प्रोटेस्टवादी। जो कैथोलिक थे ना उसको उनके विचारों को दबा दिया गया था, और जो प्रोटेस्टवादी थे ना उसको उजागर कर दिया गया था।
तो ये काम किया था भाई विलियम ऑरेंज ने। तो इसी को कहा गया था गौरवशाली क्रांति का समय। कब है? 1688 का समय माना जाता है। फिर आता है हमारे 7 नंबर पे एक चीज आती है नेपोलियन। नेपोलियन कहाँ का है? फ्रांस का है, ठीक है। नेपोलियन के युद्ध, नेपोलियन के युद्ध और फ्रांसीसी क्रांति। बात एक सीधी से एक दूसरे का संबंध इसलिए माना जाता है यहाँ पर क्योंकि क्या है, पास पास में ही तो है ना। यूरोप के देशों में ही फ्रांस आता है, यूरोप के देशों में ही इंग्लैंड आता है, तो इकट्ठे ही है। तो वही बात है ना कि पड़ोसी का तो एक प्रकार से दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ेगा ही। तो इस फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ था ना कि काफी ज्यादा लोगों में जागरूकता आई थी और लोग जो थे ना क्या करने लगे थे, उनका स्थानांतरण होने लग गया था, एक जगह से दूसरी जगह वो लोग जाने लग गए थे। और नेपोलियन के युद्धों के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था ना कि नेपोलियन का जो विजय अभियान चलता था ना, एक प्रकार से नए नए प्रांतों को जीतने का, नए नए राज्यों को जीतने का जो उसकी लालसा थी ना, उसने क्या किया था ना, एक प्रकार से विदेशी सहायता उसने मांगी थी और वो सहायता उसको दी थी ब्रिटेन ने। तो उस युद्धों में काम आने वाले हथियारों को, सैनिकों की जो भी जरूरतें होती है ना, उन जरूरतों को पूरा किया था भाई इंग्लैंड ने। अब एक प्रकार से ये मानो कि विदेशी सहायता आपको सबसे ली जा रही है, आपसे जो है ना वस्तुओं की मांग बढ़ रही है। अब वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, इसका मतलब उद्योग धंधे भी जो है ना, कारखाना पद्धति क्या होगी, अब वो ज्यादा एक प्रकार से उसको बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये बात थी। फिर 8 नंबर पे आती है हमारी चीजें अतिरिक्त पूंजी। अतिरिक्त पूंजी, एक बात यहाँ पर ये है, अतिरिक्त पूंजी, अतिरिक्त पूंजी का मतलब ये होता है बच्चों कि 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी का जो समय है ना, इंग्लैंड क्या कर रहा है, उपनिवेश स्थापित कर रहा है, ठीक है। जैसे अफ्रीका महाद्वीप है, वहां पर उसने काफी उपनिवेश स्थापित किए थे। अपना एक टॉपिक है, उसका नाम है पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन। उसके बाद आएगा साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी नीतियां, साम्राज्यवादी और उपनिवेशवाद। तो जो साम्राज्यवाद जो अपना टॉपिक है और उपनिवेशवाद है ना, वहां पर चीजें हैं कि साम्राज्य को स्थापित करने की जो नीतियां थी यूरोपीय कंट्रियों ने, एक प्रकार से इनकी ऐसी भूख थी जिसने क्या किया था ना कि पूरे पूरे महाद्वीप को इन लोगों ने बांट लिया था। कहने का मतलब जो अफ्रीका महाद्वीप है, जो एक प्रकार से अल्प विकसित देशों में काउंट किया जाता है ना उसके देशों को, तो उस पूरे अफ्रीका महाद्वीप को किसने बांटा था? यूरोप के देशों ने बांट लिया था। यूरोप के देशों में भी थोड़ा थोड़ा ऐसा किसने ले लिया, जैसे दक्षिणी अफ्रीका है उसको पूरा इंग्लैंड ने लिया, और उत्तरी जो अफ्रीका है और मध्य जो अफ्रीका है उसको जैसे कि कुछ देश है, मिस्र हो गए, सूडान हो गए, यहाँ पर इंग्लैंड का भी अधिकार था, फ्रांस का भी अधिकार था। सबसे पहले पुर्तगाल देश था जो कि उपनिवेशों की दौड़ में सबसे पहले आगे गया था, परंतु सबसे ज्यादा उपनिवेश किसके थे? वो इंग्लैंड के थे। तो या बात वही होती है ना कि 8 नंबर पे हम पढ़ रहे हैं अतिरिक्त पूंजी को। अतिरिक्त पूंजी कब आती है? अतिरिक्त पूंजी जब आती है जब आपने हर स्तर से जो है ना विकासात्मक कार्य कर लिए हैं और आपने जो है ना पैसा इकट्ठा, पूंजी का मतलब पैसा होता है, ठीक है। पैसे आपने इकट्ठे कर लिए। अब क्या समय आया? अब ये समय आया कि आपको अपनी पूंजी जो है ना खपत करनी पड़ेगी, खर्च करनी पड़ेगी। अब आप अपने ही देश में तो उसको खर्च करोगे नहीं, क्योंकि आपको तो बेनिफिट चाहिए। कल को जो है ना आप किसी कहीं जगह आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप ये सोचोगे कि मुझे कल जो है ना, कल मतलब क्या है कि आने वाले समय में मुझे उसका बेनिफिट दुगना मिले। अगर मैं किसी को 100 रुपए खर्च कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मुझे 2 महीने या 2 साल बाद में उसके 2000 रुपए मतलब दुगना होके मिले। तो भाई इन देशों ने क्या किया था, उपनिवेश बनाए थे। अतिरिक्त पूंजी हो गई, अतिरिक्त उत्पादन हो गया, अतिरिक्त उत्पादन। एक बात है कि प्लासी का युद्ध होता है 1757 में, ठीक है। एक इतिहासकार है, उसका नाम है रजनी पामदत्त। ये एक सेंटेंस बोलते हैं रजनी पामदत्त। इनकी एक किताब है आज का भारत। क्या नाम है उसका? आज का भारत। ये रजनी पामदत्त की एक किताब है। उसमें उन्होंने एक बात लिखी है कि प्लासी की लूट का माल और भारत की धन संपदा अगर इंग्लैंड की तरफ उन्मुख नहीं होती तो इंग्लैंड के जो व्यापार थे ना, व्यापारिक केंद्र थे, वो नष्ट हो जाते। मैं सेंटेंस को लिखती हूँ, दोबारा देखो। ये आज की किताब में इन्होंने एक बात लिखी है, प्लासी की लूट का माल, की लूट का माल और भारत की धन संपदा, भारत की धन संपदा अगर इंग्लैंड की तरफ उन्मुख नहीं होती, अगर इंग्लैंड की तरफ उन्मुख का मतलब आना, ठीक है, उन्मुख नहीं होती तो
क्या हो जाता, इंग्लैंड के जो व्यापारिक केंद्र थे ना वो नष्ट हो जाते, उसके जो मार्केट थे ना वो नष्ट हो जाते। तो इंग्लैंड के व्यापारिक केंद्र नष्ट हो जाते। इसका सीधा संबंध यही है कि 1757 में जब प्लासी का युद्ध होता है ना, तो उस प्लासी का युद्ध भारत में कहाँ होता है, बंगाल में होता है, ठीक है। 1757 में होता है, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है बंगाल में। राजा होता है सिराजुद्दौला वहां का। तो सिराजुद्दौला को हरा दिया जाता है इंग्लिश कंपनी के द्वारा। जो भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी राज कर रही थी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके अधिकारी जो है ना वो सिराजुद्दौला को गद्दी से हटा देते हैं। और वहां पर जो है ना मीर जाफर नामक एक उसके अगले उत्तराधिकारी होते हैं, उसको गद्दी पे बैठा देते हैं। फिर मीर जाफर के बाद में भी जो है ना मीर कासिम बैठेंगे। इस प्रकार से जो बंगाल की गद्दी पे उन्होंने एक प्रकार से कठपुतली को बिठाया था। किसने बिठाया था? इन इन लोगों ने बिठाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने बिठाया था। फिर क्या हो जाता है भाई कि ये लोग बार बार एक प्रकार से अपना लोभ ही देखते हैं। कौन? ब्रिटेन वाले अपने लोभ लालच देखते हैं कि इनको कहाँ से जो है ना वो पैसा प्राप्त हो सकता है। उस प्लासी के लूट के बाद में, क्या लूट का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जिस व्यक्ति को इन्होंने गद्दी पे बैठाया ना, उस व्यक्ति से ये अपना मुआवजा मांगते थे। 3 लाख हो गए, 4 लाख हो गए, ये तो आम बात थी। मतलब हर फंक्शन, हर साल जो है ना ब्रिटिश लोग इन राजाओं से जो है ना एक प्रकार से पैसा वसूलते थे। जिसकी बदौलत क्या हुआ, बंगाल में गरीबी आना निस्संदेह जरूरी मतलब हो गया था। क्योंकि कंपनी क्या कर रही थी, पैसा इकट्ठा कर रही थी। जो भी नया राजा बनता, और अगर कोई राजा मना कर देता, जैसे मीर जाफर ने मना कर दिया, भी हम मैंने आपको बहुत पैसा दे दिया, अब मैं आपको पैसा चुकाने की जो है ना मतलब औकात नहीं है मेरी, मैं नहीं चुका सकता हूँ, तो फिर उसकी जगह मीर कासिम बैठा दिया जाएगा। मीर कासिम भी एक लिमिट तक ही जो है ना एक प्रकार से कंपनी का मुंह बंद करता रहेगा, वो भी एक समय में थक जाएगा। तो ये बात होती है। अगर इंग्लैंड की तरफ उन्मुख नहीं होती तो व्यापारिक केंद्र को क्या हो जाता, उनका व्यापारिक केंद्र जो है वो नष्ट हो जाता। व्यापारिक केंद्र में यहाँ पे लंकासायर है, एक तो लंकासायर, और एक है भाई यहाँ पर मैनचेस्टर। ये मार्केट थे इंग्लैंड के, ये नष्ट हो जाते अगर क्या होता, ये मार्केट नष्ट हो जाते अगर ठीक है, ये चीजें हो गई। उसके बाद की चीजें आती है 9 नंबर पर हमारी, क्या आता है 9 नंबर पर आता है भाई कि जैसे बुजुर्गा वर्ग होता है ना, उसका उदय हुआ था, बुजुर्गा वर्ग का, बुजुर्गा वर्ग का उदय होना। 10 नंबर पे आता है हमारा कि जो क्या होता है वो एक काली मतलब प्लेग, एक महामारी फैली थी, महामारी, महामारी के फैलने से क्या हुआ भाई, महामारी के फैलने से लोगों की संख्या, मतलब गांव में एक महामारी फैल गई थी, बीमारी की काली मृत्यु इसको कहा जाता है, प्लेग, ठीक है। तो भाई क्या होता है ना कि लोग अब गांव को छोड़कर शहरों में जाने लग गए थे। क्यों? क्योंकि गांव से क्या हुआ कि लोगों की एक प्रकार से लोग बीमार होने लगे थे, उनकी मृत्यु होने लग गई थी। अब लोग जो है ना शहरों की तरफ पलायन करने लगे थे, स्थानांतरण उनका होने लग गया था। इसलिए रोजगार की तलाश में वो लोग जा रहे थे, रोजगार की तलाश में जा रहे थे और अपना जीवन उनको बचाना था। तो इसके कारण क्या हुआ, अब फिर तो शहरों में उनको रोजगार मिलेगा, उद्योग धंधे विकसित होंगे, कारखानों में काम करेंगे, फैक्ट्री में जाके काम करेंगे। अब जो है ना एक प्रकार से श्रम की मात्रा, श्रम जो है ना श्रमिक बहुत बढ़ गए थे। अब फिर काम बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया था। अब फिर क्रांति और अपने आप में बढ़ावा मिल रहा था क्रांति को। ये बात होगी। बुजुर्ग वर्ग हो गया, एक होता है व्यापारिक वर्ग, एक धनाढ़ वर्ग वगैरह जो था। बुजुर्ग वर्ग ने क्या किया था ना भाई कि जैसे कि जो सामंती व्यवस्था थी ना अब तक जो चली आ रही, जो किसानों को दबाते थे, अब वो सामंती व्यवस्था का समाप्त हो जाना था और नई व्यवस्था का आना था, वो थी पूंजीवादी व्यवस्था। मैं एक सेंटेंस में यहाँ पे लिख देती हूँ कि जो सामंती व्यवस्था है ना, सामंती व्यवस्था वो तो खत्म हो गई है, ठीक है, उसकी जगह नई व्यवस्था आ गई। उस व्यवस्था का नाम है पूंजीवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था। ये व्यवस्था आ गई थी अब। ठीक है बच्चों, आगे की चीजें हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।